प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अध्याय 2170 50,000 सैनिक। झंग यी ने हवा में एक अजीब सी गंध महसूस की, कुछ कुछ हैदर जैसी, मगर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ये जगह प्रोफेसर डा विंसी के एक्सपेरिमेंट की वजह से पहले ही गड़बड़ हो चुकी थी। ब्रायन ने रुककर प्रोफेसर डा विंसी की तरफ देखा और उसके चेहरे पर अचानक एक हमदर्दी भरी मुस्कान आई। प्रोफेसर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप हमारे साथ आ सकते हैं। आखिरकार एक इंटेलिजेंट डॉग होने के नाते मेरे लिए आदर्श साथी खोजना मुश्किल है, लेकिन आप तो इंसान हैं। आपके लिए वो चीज कहीं आसान है। उसने झंग यी की तरफ आंख मारी और बोला, मिस्टर केओस जरूर आपकी मदद करेंगे, है ना? प्रोफेसर डा विंसी, जो पहले से ही चिड़चिड़ा हो चुका था, अचानक उस पर चिल्लाया, बस बहुत हुआ। 1 महीने से तुम चैन से बैठे ही नहीं हो। ये घर गिरा दोगे तुम। और हां, उसने फ्रिज की तरफ इशारा किया, अपने घोड़े का सेमेन अभी निकालो वहां से, बहुत बदबू आ रही है। झंग यी, क्या? घोड़े का क्या? ब्रायन ने अपनी उंगली काटते हुए कहा, प्रोफेसर, आप समझते नहीं हैं। हुएक्सु लोग मानते हैं कि जैसी चीज वैसा पोषण। ये तो एक पुराना हुएक्सु नुस्खा है जो मिस्टर क्षु चुनले ने मुझे बताया। हॉर्स एसेंस बहुत बड़ा टॉनिक है। सोचो जरा, घोड़े उस काम में कितने अच्छे होते हैं। झंग यी पूरी तरह से निरुत्तर हो गया। उसे लगा था ब्रायन ने दूध ही पिया है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ब्रायन एक कुत्ता है। कुत्ते तो गंदगी भी खा लेते हैं, तो कोई खास ड्रिंक पी ले तो क्या? झंग यी हंसे बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, तो ऊपर तुम कर क्या रहे थे अभी? ब्रायन ने आंखें घुमाकर जबरदस्ती बहाना बनाया, मैं फॉरेन लैंग्वेज सीख रहा था। फॉरेन लैंग्वेज अच्छी होती है, फॉरेन लैंग्वेज सीखना जरूरी है। आखिरकार लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया हुएक्सु मैंड्रिन सीख रही है। मुझे भी ट्रेंड के साथ चलना है, पीछे नहीं रहना। खंख खंख खंख। झंग यी हंस पड़ा। ठीक है, मुझे पता है तुम मल्टी टैलेंटेड हो, लेकिन अभी इसकी फिक्र मत करो। मैं फैटीक शू से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा मंगवा दूंगा। अभी ज्यादा जरूरी काम है, उन्हें संभालो। इतना कहकर झंग यी का चेहरा गंभीर हो गया, आंखों में तेज चमक आई। ब्रायन ने भी ये बदलाव महसूस किया और बोला, युद्ध होने वाला है क्या? उसे अपना मकसद याद था। बताओ, हमें क्या करना होगा? मैं तो उन लिजर्डमैन को कब से सबक सिखाना चाहता हूं। वो हाथ मलने लगा, जैसे तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो। झंग यी ने हर शब्द पर जोर देकर कहा, हम वुलुयन एम्पायर के मुख्यालय पर धावा बोलेंगे। इस युद्ध में हम इस पूरी नस्ल को मिटा देंगे जो मानव सभ्यता के खिलाफ दुश्मनी रखती है। ब्रायन का शरीर कांप गया और प्रोफेसर डा विंसी की आंखें सिकुड़ गई। कुछ देर बाद प्रोफेसर डा विंसी धीरे धीरे बोला, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा पागल हो, और हुएक्सु किंगडम मेरी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली। अब तो कोलंबिया भी इतनी पुरानी सभ्यता वाले एम्पायर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। फिर भी उसने आगे पूछताछ नहीं की। आखिरकार वो सिर्फ मदद करने आया था। युद्ध के गुप्त रहस्यों पर जोर देना बदतमीजी होती। अगर कोई और होता तो शायद प्रोफेसर डा विंसी सोच लेता कि सामने वाला पागल है, लेकिन सामने केओस था, दुनिया का सबसे भरोसेमंद और स्टेडी आदमी। इसका मतलब युद्ध की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। प्रोफेसर डा विंसी ने शांत स्वर में कहा, बस हमें बता दो क्या करना है। जब तक हमें तोप का चारा नहीं बनाया जाएगा, बाकी सब मान्य है। झंग यी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं बिशप लेवल एलियन डॉग और एक जीनियस साइंटिस्ट की कुर्बानी नहीं दे सकता। इस युद्ध में कोई नहीं मरेगा। आखिरी लाइन उसने खुद से कही। आधे साल की तैयारी, अनगिनत ड्रिल और लगभग परफेक्ट इंटेलिजेंस सब इसी के लिए थी। जल्दी से अपना सामान पैक करो और साउथ ईस्ट स्क्वायर पर आकर मिलो।
इतना कहकर झंग यी वहां से निकल गया और एक स्पेस शटल की मदद से सीधे साउथ ईस्ट स्क्वायर पहुंच गया। देर रात थी, पूरा आसमान खाली था, ना चांद ना तारे। ये था डार्क मून का समय, स्टोर्मी मर्डर की रात, यानी वुलुयन एम्पायर में तड़के का वक्त, जब उनकी मानसिक शक्ति सबसे कमजोर होती है, हमला करने का सबसे सही वक्त। तब तक स्क्वायर पर भीड़ जुट चुकी थी। इस युद्ध में हुएक्सू किंगडम के 6 क्षेत्रों से कुल 50,000 सैनिक उतारे गए थे। इनमें से 10,000 से ज्यादा इनह्यूमन्स थे, अल्फा लेवल से लेकर इप्सिलॉन तक। हां, अल्फा लेवल इनह्यूमन्स भी मौजूद थे। बाकी लगभग 40,000 सामान्य सैनिक थे। मगर इन्हें हल्के में मत लो। हुएक्सू कंट्री की आधुनिक तकनीक और औषधियों की मदद से ये ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी बैटलफील्ड पर डेल्टा के निचले स्तर के बराबर ताकतवर थे। इप्सिलॉन से नीचे के इनह्यूमन्स और ह्यूमन साइंटिफिक वेपन्स के बीच का फासला आसानी से भरा जा सकता था। बेशक, उनका मुख्य काम फ्रंटलाइन पर शहर फतह करना नहीं था। उनका लक्ष्य था वुलुयन एम्पायर की टेरिटरी में घुसकर सभी लिजर्डमेन का सफाया करना, जड़ से खत्म करना। झंग यी का निश्चय अटल था। जब झंग यी पहुंचा तो सभी पहले से मौजूद थे। उसने लू केरन से कहा, वुलुयन एम्पायर को मैसेज भेजो कि हुएक्सू किंगडम में आज कोई हलचल नहीं हुई। लू केरन ने क्लॉट की आवाज की नकल की और मैसेज भेज दिया। वुलुयन एम्पायर को इसमें जरा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ये बस लंबा एम्बुश है। उनके हिसाब से उनका असली दुश्मन तो किनलिंग माउंटेन्स के नीचे की मिस्टीरियस रेस थी। ह्यूमन, बस एक और मजबूत कीट जैसी जाति जिसे वो कभी भी मिटा सकते हैं। स्क्वायर पर 50,000 सैनिक जमा थे। झंग यी ने उस विशाल सेना का असर खुद महसूस किया। इतिहास में अक्सर लाखों की सेनाओं का जिक्र होता है। 50,000 संख्या सुनने में बड़ी नहीं लगती, मगर सामने खड़ी भीड़ देखकर वो एक महायुद्ध जैसी लग रही थी। उनके चेहरों पर खून की प्यास और लड़ने का जोश साफ झलक रहा था। ये थे हुएक्सू किंगडम के सबसे एलीट योद्धा, जिनकी मौजूदगी किसी भी ताकत को डराने के लिए काफी थी। चैप्टर 2171 इनफिल्ट्रेट एंड स्टार्ट द वॉर। हथियारों की बात करें तो भारी हथियार साथ में नहीं ले जाए गए थे, बस कुछ हल्के उपकरण थे, क्योंकि असली वेपन्स सब झंग यी के डिफरेंट स्पेस और म्यू यान की शैडो में मौजूद थे। इतने बड़े सेनादल का निकलना भी बिना आवाज के हो सकता था। ये सब यांग जिंगसिन और झंग यी की पहले से बनी योजना का हिस्सा था। झंग यी सबसे आगे खड़ा था। उसके साथ 6 डिस्ट्रिक्ट्स के प्रमुख खड़े थे। सबकी नजर उसी पर थी। नॉर्थ वेस्ट रीजन का सुप्रीम कमांडर एक्सायो लाई झंग यी के बाएं ओर खड़ा था। अफसोस, ईस्ट चाइना सी रीजन के सैन्य दल में पहले वाले कमांडर ली चंगोंग थे। दोनों की नजरें मिली, मगर कोई बात नहीं हुई। एक्सायो लाई ने कहा, जनरल झंग, कृपया हमें प्री बैटल निर्देश दे। इस पूरे अभियान का कमांडर स्वाभाविक रूप से झंग ही था। वो आगे बढ़ा और स्पीकर सिस्टम चालू किया ताकि पूरी स्क्वायर में उसकी आवाज गूंज सके। आज ज्यादा कहने को कुछ नहीं है। वुलुयन एम्पायर के लिजर्डमैन बार बार हमारे हुएक्सू नेशन में घुसपैठ कर चुके हैं, हमारे असंख्य साथियों को मार चुके हैं, बल्कि वो हमारी रेस तक को मिटाना चाहते हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा कि हुएक्सू लोग अपने लंबे इतिहास में कभी किसी से नहीं डरे। जो हमें मिटाना चाहेगा, हम पहले उसे खत्म करेंगे। इस बार एक भी लिजर्डमैन जिंदा नहीं बचेगा। सबको मार डालो। मैं चाहता हूं ये रेस हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो जाए। 6 महीने की तैयारी के बाद हम पूरी तरह तैयार हैं। क्योस के नाम पर मैं वादा करता हूं, इस युद्ध में हम जरूर जीतेंगे। उसके शब्द बिजली की तरह सैनिकों के मन में गूंजे। मस्ट विन उनके लिए जैसे जीवनदायी दवा थी। कई इनह्यूमन्स और सोल्जर्स जो अब तक डरे हुए थे, उन्हें अब विश्वास हो गया कि जीत लगभग निश्चित है। इतने में प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन भी पहुंच गए। ब्रायन कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने था और उसकी पीठ पर बहुत बड़ा बैकपैक था।
प्रोफेसर डा विंसी अब भी अपनी सफेद कोट में था। बाहर बर्फीली ठंड थी, मगर लगता था उसके कपड़े हाईटेक थे, क्योंकि ठंड उस पर असर नहीं कर रही थी। झंग यी ने उन्हें देखकर सिर हिलाया। अब सब तैयार थे, युद्ध आज रात शुरू होगा। उसने म्यू यान को आगे बुलाया। म्यू यान की शैडो जमीन पर फैलते हुए एक विशाल द्वार में बदल गई। अंदर आओ, झंग यी ने आदेश दिया। छहों क्षेत्रों की सेनाएं अपने अपने नेताओं की अगुवाई में म्यू यान की एलियन स्पेस में ऑर्डरली ढंग से दाखिल होने लगी। दूसरी ओर झू झेंग और बाकी वरिष्ठ अधिकारी दूर से कम्युनिकेशन चैनल पर ये सब देख रहे थे। केओस, तुम्हारी विजय यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारा सैन्य भाग्य चमके। हम ये युद्ध जरूर जीतेंगे। झंग यी ने सिर हिलाकर कहा, बस मेरे विजय के समाचार का इंतजार करना। इस दौरान होतू की छवि स्क्रीन पर उभरी। उसने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, वो मामला सुलझ गया है। यह सुनकर झंग यी ने राहत की सांस ली। तो फिर तुम शेंगजिंग सिटी की रक्षा करो। हमेशा की तरह झंग यी युद्ध पर जाता और होतू पीछे हुएक्सू स्टेट की रक्षा के लिए रहती। सब सेना शैडो स्पेस में दाखिल हो गई। म्यू यान की शक्ति ने उस स्पेस को दर्जनों गुना बड़ा कर दिया था, जिससे झंग यी को लेड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन को झंग यी ने यांग जिंगसिन के साथ रखा। अब उन्हें भी अपने काम की जिम्मेदारी मालूम थी। कुछ ही देर में पूरा स्क्वायर खाली हो गया। सिर्फ झंग यी अकेला ठंडी हवा में खड़ा रह गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अकेला इंसान पूरी सेनाओं के बराबर था। उसने गहरी सांस ली। डीमन गॉड आर्मोर से छनकर ठंडी हवा उसके शरीर में उतरी। तो चलो शुरू करते हैं। उसने अपनी शक्ति से अंडरग्राउंड रास्ता पकड़ा। यह वही राउट था जिसे दर्जनों बार प्लान किया गया था। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। वुलुयन एम्पायर कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी आर्मी अचानक उनके साम्राज्य के नीचे से निकल आएगी। रात काली और शांत थी। एम्पायर की गलियां रोशनी और जश्न से भरी थी। अमीर और शक्तिशाली लोग अब भी शराब और नृत्य का आनंद ले रहे थे। खूबसूरत फीमेल लिजर्डमैन की गोद में बैठे उसी समय झंग यी प्रकट हुआ। उसके शरीर पर ब्लैक गॉस रोब था और सामने वुलुयन एम्पायर की विशाल सीमाएं फैली थी। डीमन आर्मोर के हेलमेट पर हल्की नीली एनर्जी स्क्रीन चमकी इनविजिबल डिफेंस नेटवर्क दिखा रही थी। वुलुयन एम्पायर को तोड़ना हो तो पहले उसके लेड डिफेंस सिस्टम्स को भेदना होगा। अंधेरे में छुपकर झंग यी ने अपनी डायमेंशन का द्वार खोला। भयंकर मॉन्स्टर्स एक एक करके निकलकर अंधेरे में दुबक गए। उधर म्यू यान की शैडो से सैनिक भी बाहर निकले, मगर वे सीमा से दूर ही रुके, झंग यी के संकेत का इंतजार करते रहे। झंग यी ने एलियन स्पेस में लिंग का हाथ छुआ। इस बार उसने पैर छूने की हिम्मत नहीं की, डांट खाने के डर से। हल्की ठंडक के बावजूद उस स्पर्श ने उसे बहुत साहस दिया। हीरो बनना कितना मुश्किल है। झूठ बोलूंगा अगर कहूं कि डर नहीं लग रहा, उसने खुद से कहा, मगर अब मुझे ही हीरो बनना होगा। स्पेस ट्रैवल एक्टिवेट करके झंग यी वुलुयन एम्पायर की ओर बढ़ा। साथ ही उसने 2 तरह के सिग्नल भेजे। पहला सिग्नल झू वायु तक पहुंचा, जो पहले से वहां घात लगाए बैठी थी। उसकी आंखें चमक उठीं। भाई के रीइंफोर्समेंट्स आ गए। अब तो मैं खुलकर शिकार कर सकती हूं। अंधेरे सीवर में उसने झट से पाइनएप्पल बन मुंह में ठूंसा और सीमेंट पाइप में समाकर जमीन के ऊपर निकल गई। दूसरा सिग्नल एक बड़े टोटोरो तक पहुंचा, जो अंडरग्राउंड किसी कॉर्न कॉब को चबा रहा था। क्रंच क्रंच। उसके चारों ओर न सिर्फ वही था, बल्कि सैकड़ों डिगर्स भी मौजूद थे।